नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में एक एक शब्द आपको चयन करके बोलने होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विरोधियों पर भी हमला करने के समय आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपके हमले का प्रभाव क्या हो सकता है। राजनीति में आपके शब्द और आपके कैलकुलेशन ही काम आते हैं। बिहार का चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं कि कौन सत्ता में आएगा और कौन कितना बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे कि उसका गठबंधन सत्ता के करीब तक पहुंच जाए। इसी कड़ी में आपको बता दें, कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, लेकिन अचानक से कांग्रेस ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। अब इस सेल्फ गोल के बाद वापस गोल करने की तैयारी में कांग्रेस और क्या क्या करती है, ये आप खुद ही देख लीजिए। केंद्रीय टीम से अब लोग बिहार आने लगे हैं और 24 घंटे में जो बिहार में माहौल राजनीतिक बदला है राहुल गांधी के जाने के बाद और राहुल गांधी के आने के बीच, वो सब कुछ आपके सामने है। नासिर हुसैन एक बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, शकील अहमद के घर पर पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने कोशिश किया है कि वो सारी बातों को पाट दें, यानी लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल हुए हैं आप खुद सुन लीजिए इनके बयान में। आप सभी लोगों को नमस्कार। बड़े भाई और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, आनंद साहब एमएलए, कल तो राहुल गांधी जी आए थे। 2 प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक संविधान बचाओ आंदोलन वाला जो एक था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत विस्तार से अपनी बात उन्होंने रखी है। उसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने कांग्रेस वर्कर्स के साथ वार्तालाप किया, वहां पे भी अपनी बात रखी है। तीसरी कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ यहाँ पे पटना में रही, तो उसमें दिन भर के डिलिब्रेशन चले, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए थे। 95% अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ आए थे, 5% जो सपोर्ट में भी आए थे, तो उसमें भी काफी लंबी कल बातचीत हुई है। हम देश भर में राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए, संविधान में कुछ चीजों को संशोधन करने के लिए, कास्ट सेंसस को लेके अपनी बात हर जगह जाके रख रहे हैं। उसी दौरे में पटना में भी कल आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट इलेक्शन में मुद्दा बनाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स लाने की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाली बात उन्होंने कई उनके नेताओं ने किया है। इसीलिए हम पार्लियामेंट इलेक्शन में मुद्दा बनाए थे और लोगों के बीच में ये बात भी हम लोगों ने ले गई थी और कहा था कि 400 पार का नारा ये जो बार बार ये लोग दे रहे हैं, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर देते क्योंकि अगर 400 से ज्यादा इनको सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करते। लोगों ने उस बात को सराहा, लगभग दोनों को सिमिलर मैंडेट दिया। उनको जो मैंडेट मिला है और हमें जो इंडिया अलायंस को जो मैंडेट मिला था, तो 15-20 सीट का अंतर था। तो इसका मतलब जो है, उनका जो कॉल था 400 का और संविधान बदलने का उनका जो कॉल था, उसको इस देश की जनता ने माना नहीं है और उसके खिलाफ जो है उन्होंने वोट दिया है। आज भी फेरबदल करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सीरियस अमेंडमेंट लाने की बात करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो डिबेट चला पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, अगर आपने बात सुनी होगी प्रधानमंत्री जी की, डिफेंस मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की, अमित शाह जी की, उनके पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी की, 4 अमेंडमेंट्स पे उन्होंने आपत्ति उनकी थी। अमेंडमेंट नंबर 1, जिसमें रिजर्वेशन की, देश में SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, जो जमींदारों से जमीनें लेके गरीब लोगों को, खासकर दलित पिछले वर्गों के जो किसान थे, छोटे मोटे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन देने की बात की गई थी। तीसरा जो है अमेंडमेंट नंबर 1 में ये था, गैग ऑर्डर था कम्युनल स्पीचेस के ऊपर, हेट स्पीचेस के ऊपर। आज ये जो खुले आम तरीके से जो हेटरेट फैला रहे हैं, हेट स्पीचेस जो कर रहे हैं, उस पर जब भी रोक लगाई थी। तो बार बार इनके सारे नेताओं ने अपने स्पीचेस में आपत्ति जताई अमेंडमेंट नंबर 1 पे। एक, रिजर्वेशन के खिलाफ उनकी, दूसरा लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ उनका था, गरीब के खिलाफ उनकी बात रखी, तीसरी जो है सेक्युलरिज्म के खिलाफ उनकी बात की, दूसरा वो 42nd अमेंडमेंट के खिलाफ वो अपनी बात रख रहे थे सारे इनके भाजपा के नेता। वो 42nd अमेंडमेंट में
सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ने की बात की। यहाँ पे भी सोशलिज्म किसके लिए बात की थी? उस टाइम के नेताओं ने, कांग्रेस के और पूरे देश के नेताओं ने ये कहा था कि हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, ताकि जो है हम इस देश में जो 90% से ज्यादा जो गरीब लोग हैं उनको जो है हम लोग इक्वालिटी दें, उनको फ्रीडम दें, उनको जो है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मिनिमम क्वालिटी ऑफ लिविंग उनको दें। और उसके अलावा सेक्युलरिज्म की बात उसमें थी कि देश का हमारा एक सेक्युलर नेचर है, उसको बचाए रखना है, आगे बढ़ाना। तो इन दो अमेंडमेंट्स में ये बार बार जो आपत्ति उनकी जता रहे थे, बार बार उसके खिलाफ जो बात कर रहे थे, इसमें एकदम साफ है कि ये सरकार सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है, ये सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, ये सरकार जो है गरीबों के खिलाफ, ये सरकार रिजर्वेशन के खिलाफ काम कर रही है। हम अब कॉल दिए हैं, कास्ट सेंसस पूरे देश भर में होना चाहिए। पूरे देश में ये पता चलना चाहिए, छोटे छोटे जातियां हैं, बड़े बड़े जातियां हैं, किस किस समुदाय के पास क्या क्या पिछले 75 साल में जो हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट हुआ, जो तरक्की हुई है, उसमें किसको क्या क्या मिला है, किसको जमीन मिली है, किसके घर में नौकरियां आए हैं, किसके घर में तरक्की आई है, किसके घर में लोग डिग्रियां, डबल डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी किए हैं, किसके घर में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये तमाम चीजों को हम इसलिए पता करना चाह रहे हैं ताकि हमारा वेलफेयर स्टेट है, हमारा डेमोक्रेसी है, हमारी वेलफेयर डेमोक्रेसी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर नागरिक जो इस देश में पैदा हुए उसको कुछ ना कुछ स्टेट के द्वारा उनको मिले। तो इसीलिए अगर वो हम टारगेटेड वेलफेयरिज्म अगर हम करना चाह रहे हैं, टारगेटेड स्कीम्स हम करना चाह रहे हैं, तो उसमें जरूरी है कि हम पता करें कि किस किस समुदाय को क्या क्या मिला, किस समुदाय इस 75 साल में और पिछड़े बने हैं या और पीछे रह गए हैं। तो इसके लिए कास्ट सेंसस की हर जगह हम मांग कर रहे हैं। हमारे स्टेट हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी कास्ट सेंसस हम लोगों ने अनाउंस कर दी है। हमारे अलायंस पार्टनर्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने, झारखंड और तमिलनाडु में भी हम लोगों ने बात रखी है कि कास्ट सेंसस शुरू होना चाहिए। इससे जो है हमारे आने वाले दिनों में सबको एक एगालिटेरियन सोसाइटी हम देने में कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा वक्फ को लेके मैं इतना ही कहूंगा, पिछली बार भी अपनी बात रखा था, कल भी सरकार की तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटीज कमीशन और भी जो मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स आए थे, ये सारे के सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड दोनों आए थे। ये सारे सरकार की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन आए थे, डिपार्टमेंट्स आए थे, इनका कोई स्टैंड नहीं था। उनके अगर नोट्स आप देखें तो उसमें एकदम साफ उन्होंने लिखा था, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। मतलब या तो पक्ष में रहते हैं या तो खिलाफ रहते हैं। नो कमेंट क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। वो भी सरकारी जो सरकारी जो रिपोर्ट देते हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें नो कमेंट्स क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ हम पिछली बार भी मैंने पटना में बोला था, नीतीश कुमार जी को, जेडीयू की सरकार को स्टैंड लेना है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के पक्ष में है या खिलाफ में है। एकदम क्लियर स्टैंड उसमें होना चाहिए। जैसा कांग्रेस पार्टी ने एकदम क्लियर स्टैंड ली है कि 1995 में वक्फ बिल आई थी, 2013 में अमेंडमेंट आई थी। 2013 में जब अमेंडमेंट किया गया, सारे पार्टीज मिलके यूनानिमसली इस बिल को पास किया था, जिसमें भाजपा भी थी। 2019 के इलेक्शन में भाजपा अपनी मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला था कि रहमान खान कमेटी रिपोर्ट जो है वक्फ के ऊपर, उसको टोटली लागू करेंगे करके। कर्नाटका में उनके भाजपा के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने बोला था कि 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इस मुद्दे को उछाल के, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, ये वोट डिवाइड करना, पोलराइज करना, डिवीजन करना, समाज में दंगे फसाद फैलाने का ये काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इनके संस्थाएं जो पिछली कल आए थे, जो प्रो भाजपा हैं या भाजपा की मानसिकता के जो हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा, जो जो मिस इन्फॉर्मेशन है। मसलन उन्होंने कहा कि ये 1995 के एक्ट में ऐसा है कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन अपनी जो चाहे उसको अपने नाम पे लिख ले सकती। तो मैंने पूछा, भाई आप बता दीजिए 1995 एक्ट में कहाँ लिखा हुआ। मेरे पास एक्ट की कॉपी है, आप बताइए कि कहाँ लिखा हुआ। उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बिल्डिंग वक्फ में है करके वक्फ क्लेम कर रहा है। बताइए कौन क्लेम कर रहा है, कौन सा वक्फ बोर्ड क्लेम किया अब तक, वो बताइए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। परिवार का जो इकोसिस्टम है, वो पूरा इकोसिस्टम लग गया है वक्फ बोर्ड को बदनाम करने में और डिस्क्रेडिट करने में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बार बार जो कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने भी एक बार कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बनाया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इतने स्टेट्स में, लगभग सारे स्टेट्स में
एंडोमेंट बोर्ड है हिंदू कम्युनिटी के लिए, मुजराई डिपार्टमेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, अलग अलग स्टेट में रिलीजियस एक्ट है, हिंदू रिलीजियस एक्ट बनाया गया है। ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बनाया गया है। लगभग सारे समुदायों को अलग अलग बोर्ड है अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए अलग अलग बोर्ड्स हैं। वक्फ का मतलब दान होता है। दान हर समुदाय में किया जाता है। कहीं मंदिर को किया जाता है दान, कहीं किसी और रिलीजियस सेंटर को किया जाता है, गुरुद्वारा किया जाता है, मस्जिद को किया जाता है, चर्च को किया जाता है। ये झूठ मूठ का भ्रम फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है और दूसरे कम्युनिटीज के लिए नहीं। हर कम्युनिटी के लिए कहीं ना कुछ बोर्ड बनाया गया। हम तो कह रहे हैं, मैं कांग्रेस का CWC मेंबर हूँ, MP हूँ, JPC कमेटी का मेंबर हूँ और कर्नाटका में वक्फ बोर्ड का भी मेंबर हूँ। मैं एकदम आप लोगों के सामने खुलेआम कह रहा हूँ, सारे रिलीजन को उनके मजहबी जो जगहें हैं उसको गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एक सा के रूल बना दीजिए। आप लगभग है ऑन पेपर एक सा के रूल सबको बना दीजिए ताकि सबको एक तरीके का रूल रहे, एक तरीके का लॉ रहे। वो अपने अपने मजहबी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके जो सेंटर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको उस तरह से गवर्न करें। उसके बजाय ये झूठ मूठ का मिस इन्फॉर्मेशन फैला के ये अननेसेसरी समाज में तनाव पैदा करके डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा जो है, इसके तहत ही जो है ये जैसे वक्फ बोर्ड का उन्होंने लाया, इसके साथ साथ अब वो शुरू कर दिए हैं कि हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे खोदना शुरू कर दिए हैं ताकि जो है हर गांव में, हर गली में मस्जिदें तो हैं, हम खोदना शुरू करेंगे, सर्वे की अपील कर देंगे, कहीं सर्वे का परमिशन मिल जाएगा तो उसको चलते रहेगा और उस एरिया में इनका वोट बैंक बनते चले जाएगा। हम लोगों ने इंडिया अलायंस की तरफ से और इंडिया कांग्रेस पार्टी का भी एकदम स्पष्ट इसमें स्टैंड है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एकदम पूरा लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ये दंगे फसाद ना हो। 1947 के पहले जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ जो नहीं हुआ। 1947 में जो मंदिर है वो मंदिर बन के रहेगी, जो मस्जिद है वो मस्जिद बन के रहेगी, जो चर्च है चर्च बन के रहेगी, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बन के रहेगी, एकदम स्टेटस को रहेगा। हिंदुस्तान में बहुत जमीन है, जो जहां मस्जिद बनाना चाहते हैं जमीन खरीद के मस्जिद बनाए, जहां मंदिर बनाना चाहते हैं जमीन खरीद के मंदिर बनाए जाए। सारे हिंदुस्तानियों को एक तरीके का लॉ है। लैंड रूल्स हर स्टेट में एक तरीके के हैं, रेवेन्यू रूल्स हर कम्युनिटी के लिए एक है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के हर कम्युनिटी के लिए एक ही रूल है। उस रूल्स के तहत, उस लॉ के तहत जमीन खरीदे हर आदमी अपने अपने मजहब के इदारे वो बना सकते हैं। ये इस पे कांग्रेस का एकदम स्पष्ट स्टैंड इसके ऊपर है। मैं बिहार में फिर से एक बार सरकार से मैं अपील करूंगा कि इस अमेंडमेंट जो आया है, ये अमेंडमेंट, राजनीति होते रहेगी, सरकारें आते रहेंगे, सरकारें जाते रहेंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट हो गया तो परमानेंट तरीके से हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में जो है तनाव पैदा करने का, डिवीजन पैदा करने का, दंगे फसाद पैदा करने के लिए ये अमेंडमेंट उसको रास्ता खोल देता चाहिए। हमारे गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग को बरकरार रखना चाहिए, वो यूनिटी बरकरार रखना चाहिए। उसी में हमारी भलाई है, उसी में देश की तरक्की है। इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस जो चल रहा है, महाराष्ट्र चुनाव में जो हम देखे हैं, आप पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में 60 लाख वोट एक्स्ट्रा हो जाते हैं एक स्टेट में। ये कैसा हो जाते हैं, इसका हम सवाल पूछते हैं तो उसकी कोई जवाब नहीं होती है। इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन शाम में 5 बजे एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग परसेंटेज आता है, रात के 12 बजे एक आता है, अगले दिन एक आता है, काउंटिंग दिन दूसरा आ जाता है। तो और माल प्रैक्टिस इतना जो हो रहा था, इतना जो सोशल मीडिया में कम्युनल कंटेंट जो पुश हो रहा था, इतने जो वायलेशंस हो रहे थे इलेक्शन कमीशन में, इतने हम लोग पिटिशंस फाइल किए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एजेंसीज हैं, ये संविधान खतरे में नहीं है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, संविधान खतरे में नहीं है। सेडिशन केसेस लगाए जाते हैं, संविधान खतरे में नहीं है। जर्नलिस्ट को, आप लोगों को, कोई आपके कितने मित्र अंदर है पता है आप लोगों को, अलग अलग स्टेट में, जो आप लोगों के खिलाफ जो उनका लाइन टो नहीं करते उनको अंदर किया जाता है। ये संविधान खतरे में नहीं है। बोलने की आजादी नहीं दी जाती, संविधान खतरे में नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में पैसा डरा धमका के बिजनेस हाउसेस को ब्लैकमेल करके सुबह में रेड हो जाता है, शाम में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में पैसा इकट्ठा हो जाते हैं, अगले दिन रेड खत्म हो जाता है। और जब तक पैसे नहीं जमा होते वो रेड करने वाले उनके घर पे बैठे रहते हैं, समन्स भेजते हैं, पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में इकट्ठा होते हैं,
फिर और उनका समन्स वापस लिया जाता है। उनकी पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं, फिर उनके ऊपर केसेस खत्म हो जाते हैं। पीएम केस में पैसे जमा होते हैं, फिर उनके ये खत्म हो जाते हैं। तो ये सब संविधान के विरुद्ध ही तो काम हो रहा है। और जो इनके नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, फलानी कम्युनिटी के वोटिंग राइट्स खत्म होना चाहिए, सेकेंड ग्रेड सिटीजन करने का ऐलान जो होता है, पूछा जाता है कि भाई आप हिंदुस्तान में कब आए, कौन सी जात कौन सी जमात वाले क्या हैं, ये सब जो हो रहा है संविधान के विरुद्ध ही काम हो रहा है। संविधान को जो है लेटर एंड स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करना है। हमारे आजादी के आंदोलन के जो नेता लोग थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी 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 जो सोच थी, वो सोच के हिसाब से 152 कॉन्स्टिट्यूशन को जो कंपेयर करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किसी भी तरह से उसको हम डाइल्यूट होने नहीं देंगे। ये क्यों डाइल्यूट करना चाह रहे हैं आप लोगों को पता है। 1950 में इन्होंने माना नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगा को माना नहीं, अशोक चक्रा को इन्होंने माना नहीं, नेशनल एंथम को इन्होंने माना नहीं, इन्होंने किसी भी चीज को माना नहीं। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान ग्राउंड में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जलाए थे। 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर्स में तिरंगा नहीं फहराए थे। तो ये लोग ये कहते हैं कि आजादी 1947 में नहीं मिली, 2014 में मिली, कुछ तो अब और कुछ कह रहे हैं और आगे बढ़ा दिए हैं डेट को। तो आजादी 2014 में नहीं मिली तो वाजपेयी किस देश के प्रधानमंत्री थे? हिंदुस्तान के थे, किसी और देश के प्रधानमंत्री बने थे? मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये इनकी जो है ना आजादी को मानेंगे, ना कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानेंगे, ना देश की सभ्यता को मानेंगे, ना गंगा जमुनी तहजीब को मानेंगे। इनका एक अलग दुनिया में ये रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इन लोगों से हमारे पूरे डेमोक्रेटिक ढांचे पे खतरा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए ही खतरा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली